तो बच्चों प्रश्न उठता है कि जब हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें सबसे पहले एवरेज पढ़ा था कॉल्ड एज मीन। उसके बाद आपने मीडियन पढ़ा था जो किसी भी डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो आप बोल सकते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान क्यों हमेशा इंडिया को कॉन्कर करने की कोशिश करता है? क्योंकि मीडियन सही नहीं लगा था उस समय। वो लोग चाह रहे थे कि भाई आधा आधा मिल जाए, बंटवारा हो तो भाई सही बंटवारा यही होगा कि आधा मेरा और आधा तेरा। इस वजह से तो उस जमाने में लॉर्ड माउंटबेटन ने अगर मीडियन ठीक से कैलकुलेट किया होता तो आज हमारा डिफेंस बजट मोड पे ना चला जाता। इसीलिए डिफेंस बजट पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। लॉजिक अंडरस्टूड? उसके बाद आपने पढ़ा था सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स में दो चीजों का रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप उसे क्या बोलते थे बच्चों? को रिलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। स्कैटर डायग्राम याद होगा, थोड़ी डरावनी सी चीज थी बट था एकदम लाइन डायग्राम का भाई। फिर उसके बाद कप्पू अंकल, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और उसके बाद स्पीयरमैन पियर्सन। प्लैंक कोरिलेशन। याद हो गया सबको ये भी? चलिए, और उसके बाद प्राइस लेवल का चेंजेस मेजर करने के लिए जो आपने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडेक्स नंबर्स। अब सर ये हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? अब आप पढ़ने जा रहे हैं एक नया मेजर जिसको बोलते हैं व्हाट? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी पतझड़ के मौसम में पेड़ देखे हो तो सारे पत्ते चले जाते हैं, गिर जाते हैं। बेसिकली पतझड़ मतलब पत्ता झड़ रहा है। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नए पत्ते आने का सीजन होता है। मतलब डिस्पर्स हो गई ये चीजें। तो डिस्पर्स का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्पर्जन का मतलब होता है बेसिकली वेरिएशन। यू कैन से, आई रिपीट, द वर्ड डिस्पर्जन मींस वेरिएशन। तो एकदम बेसिक सा, एकदम आसान सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स में इसको पढ़ा क्यों जाता है। आपने बच्चों फिलिप्स कंपनी का नाम सुना होगा? नहीं सुना? अभी तो बोला मैंने अपने मुंह से। बजाज कंपनी का नाम आपने सुना होगा। फिलिप्स का ट्यूबलाइट बल्ब, एलईडी, ये सब आजकल आता है ना। मान लीजिए कि एक बल्ब है, लेटेस्ट से 100 रुपीज का चिल्ड्रन, मान लेते हैं 9 वॉट का एलईडी बल्ब है। और आपको ये बात सीक्रेट नहीं पता होगा, कंपनीज अगर चाहें तो ऐसे एलईडी और फिलामेंट वाले बल्ब बना सकती हैं हुज लाइफ इज इनफाइनाइट, कभी फ्यूज ही नहीं होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा सस्ता 20 रुपए का बल्ब लेते हैं तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में फ्यूज हो जाता है। फिलिप्स का थोड़ा बढ़िया वाला लेंगे तो 5-6 महीने चल जाएगा। तो जब और बढ़िया मटेरियल क्वालिटी लगाई जाए तो वो और ज्यादा चलेगा। कार्स के बल्ब आपने देखे हैं फ्रीक्वेंटली फ्यूज होते हुए? कार्स के बल्ब नो, बिल्कुल नहीं। तो कार्स में इतनी महंगी महंगी हेडलाइट आजकल लगती है, 50-50 हज़ार रुपए की हेडलाइट है। फॉर्च्यूनर गाड़ी की हेडलाइट तो सुना है लाखों रुपए में आती है। अगर वो जल्दी जल्दी फ्यूज होने लग जाए तो कार का ओनर गाड़ी पटक जाएगा शोरूम के अंदर कि जितने की गाड़ी नहीं थी उससे ज्यादा की तो हेडलाइट कॉस्ट कर गई। 50 लाख की गाड़ी थी, 50 बार हेडलाइट फ्यूज हुई, 50 लाख उसमें लग गया। तो कंपनीज ऐसा काम कर सकती हैं, उसमें एक छोटा सा सर्किट लगा दे जिससे वोल्टेज का वेरिएशन ना हो और बहुत लॉन्गेविटी हो जाए। बट कंपनीज ऐसा काम क्यों नहीं करती हैं कि इनफाइनाइट टाइम चले ये? बताइए बताइए बताइए। सर फिर उनका दोबारा नहीं बिकेगा ना। सिंपल एज दैट, दोबारा सेल नहीं होगा। तो फिलिप्स वालों ने सोचा कि हम एक एलईडी बल्ब बनाएंगे जिसका टोटल ड्यूरेशन 2000 आवर्स रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 2000 आवर्स। बट इसके साथ ही अब एग्जैक्ट नहीं है कि ये 2000 घंटे चले, ±10%। मतलब 2000 आवर्स की रेटिंग है तो ये 1800 आवर्स भी चल सकता है और 2200 भी चल सकता है। और कंपनी ने पहले 200 बल्ब प्रोड्यूस करके टेस्टिंग कर ली कि ये जो 2000 आवर्स का हमने एक आइडल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये 10% प्लस माइनस ही काम कर रहा है। कहीं उससे ज्यादा लॉन्ग लाइफ अगर चल गया तो कंपनी का नुकसान, और उससे कम लाइफ अगर बहुत चली, 10% सोच के चल रहे हैं, 2000 का 2200 आवर्स चल जाएगा। हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में 2500 आवर्स चल जाए, बात अलग है। बट ऑन एन एवरेज 2000 से ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा चलन? 2200। और 2000 से नीचे आएगा तो कितना आएगा? 1800। बट अगर ये 2200 घंटे की बजाय ऑन एन एवरेज अ बल्ब is lighting the room for a period of 3000-4000 hours तो कंपनी would suffer loss। और अगर 1800 की बजाय 1100 घंटे ही बस चल रहा है then टू कंपनी will suffer loss of reputation। तो कंपनी ये मान के चलती कितना प्लस माइनस होगा, किसी प्लस माइनस के कैलकुलेशन को एक स्टैंडर्ड बना लिया गया कि हमारा बल्ब इससे ज्यादा भी चल सकता है और इससे कम भी। टीवीएस जुपिटर का ऐड करते हैं अमिताभ बच्चन जी और अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखते हैं वो?
कंपनी क्या लिखती है 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशंस। समझ में आ गया? एक प्रॉपर स्पीड पे गाड़ी आप चलाएं और रियल लाइफ में आप गाड़ी चला लीजिए 65 का, कितनी बार तो 35 भी नहीं हो पाता ठीक से, और कभी कभी 80 भी हो जाता है। तो इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड कि इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी। गवर्नमेंट ने रूल बनाया टैक्सेशन का, गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया इतना अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट होगा ±5%, ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी। और इससे फायदा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी अपने रेवेन्यूज को प्रेडिक्ट कर सकती है। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? लॉजिक समझ में आ गया? एक शॉपकीपर भी है, उसको पता है मेरी दुकान जिस सोसाइटी में है कस्टमर एक पर्टिकुलर किस प्राइस तक प्रोडक्ट अफोर्ड करेगा, कितना महंगा और कितना सस्ता। अब दुकान ऐसी जगह खोल ली जहां मेजॉरिटी लोग अंबानी और अडानी टाइप हैं और वहां सस्ता सामान बेचने लग गए, उसकी शॉप नहीं चलेगी। मेजॉरिटी लोग मेरी तरह गरीब रह रहे हैं किसी मोहल्ले में और सामान बहुत महंगा है उस शॉप पे, तो भी दुकान नहीं चलेगी। तो डिस्पर्जन का मतलब कितना वेरिएशन आ सकता है आपके डेटा के कैलकुलेशन में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। बेसिकली कितना ऊपर जा सकते हैं और कितना नीचे। तो अगर एक बड़ी वाली प्लास्टिक स्केल आप टेबल में रख के उसको आगे से नचाएं ऊपर नीचे, तो थोड़ा ऊपर भी जाएगी और थोड़ा ऑसिलेशन बोलते हैं, और जो गैप वो कवर करता है ऊपर नीचे उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो पता है कि ये इतना ऊपर तो पक्का जाएगा ही जाएगा और इतना नीचे जाएगा ही, वो झंझनाती रहती है ना स्केल। तो उसी एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट को, या घड़ी हमने बनाई, पेंडुलम कितना हिलेगा, पता लगा पेंडुलम हिल गया 2 मीटर, तो घड़ी बहुत चौड़ी बनानी पड़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब गिवन डेटा से जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं आप प्री अज्यूम करेंगे कि ये डेटा प्लस माइनस कितने परसेंट एक्यूरेसी लेके आएगा। दैट इज नोन एज व्हाट? डिस्पर्जन। खोपड़े में बात गई। थर्मोमीटर देखा होगा आपने कभी, आप वो मरकरी वाला जो ग्लास का थर्मोमीटर होता है उससे फीवर चेक करिए, भगवान ना करे किसी को फीवर हो, मान लीजिए रीडिंग आई 101.5, और कभी कभी आप चेक करिए इसको, वो जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, रीडिंग मैं गारंटी करता हूं सेम कभी नहीं आएगी, इट वुड बी बिट डिफरेंट। और थर्मोमीटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब जो मरकरी वाला भी होता है ना भाई, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मरकरी का मूवमेंट चेंज होगा, तो कंपनी बोल देती है ±2%। मतलब जो टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है ये 2% ज्यादा भी हो सकता है एक्चुअल से और कम भी हो सकता है। अब डॉक्टर कह रहा है कि अच्छा ठीक है थर्मोमीटर चल जाएगा, बट अपोलो का डॉक्टर कहेगा बिल्कुल नहीं, 0.5% प्लस माइनस वाला थर्मोमीटर ऑर्डर होगा, इससे ज्यादा वाला ऑर्डर नहीं होगा। ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, पता लगा बीपी चेक हुआ किसी का आ रहा है 90/140, ±2%, डॉक्टर कहेगा हाँ ये मशीन ठीक है। बट किसी मशीन में अगर ±10% हो जाए, डॉक्टर ये वाली मशीन रखेगा? उसको सही रीडिंग मिलेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब समझ गए, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट का जो वेरिएशन होगा वो कितने ऊपर कितने नीचे तक परमिसिबल होगा, तो हम उसी परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंगली उस डेटा को यूज करेंगे। पीपल अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, तो everybody is supposed to put the heading in their copies, though it is not a part of CBSE syllabus, but पढ़ लेंगे तो बीमार नहीं होंगे। हेडिंग इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और झटपट बच्चों ये डेफिनेशन कॉपी करें। डिस्पर्जन और स्प्रेड is the degree of the scatter or variation of variables about a central value. Average height एक क्लास में जहां पे 40 स्टूडेंट्स एडमिटेड थे in class 11th was 5 feet 4 inches. This was the average height. समझ में आ गया? इस एवरेज हाइट को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने कारपेंटर को बोला कि भाई दरवाजा बना दो। कारपेंटर कह रहा है मैडम ठीक है 5 फुट 7 इंच का मैं दरवाजा बना देता हूं, 5 फुट 7 इंच का। अब जो 4 फुट 5 इंच वाले थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 बच्चे क्लास में ऐसे थे जिनकी हाइट 6.25 फीट है। समझ में आ गया? वो लड़ जाएंगे या झुक के उनको आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बेवकूफी इस कारपेंटर ने की। कारपेंटर को बोलना चाहिए था कि मैडम मैं एवरेज 6.5 फीट का दरवाजा बनता है हर जगह, मैं 6.5 फीट का बना देता हूं। समझ में आ गया? बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट माइनॉरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या बच्चों एवरेज इज अ ट्रू एंड करेक्ट मेजर इन स्टैटिस्टिक्स? नो। तो एवरेज, बहुत पुराना एग्जाम्पल मेरा याद होगा, घर में 4 लोग थे, पापा मम्मी 2 बच्चे, एवरेज हाइट निकाल ली गई,
4.5 फीट मान लीजिए, और स्विमिंग पूल में पानी की गहराई कितनी थी? 4 फीट। सब कूद गए, छोटा बच्चा मर गया, क्योंकि उसकी हाइट एवरेज हाइट से बहुत कम थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मीन जब आप निकालते हो, एवरेज जब आप निकालते हो, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो एवरेज किस लेवल तक सही है, और उसके बाद परफेक्ट मीन आप बोल सकते हो इज फाउंड आउट व्हेन वी कैलकुलेट डिस्पर्जन बेसिकली। तो रिजल्टिंग डेटा कितना परसेंटेज तक प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। तो जब भी आज के बाद आप थर्मोमीटर खरीदें या कोई टेक्निकल मैकेनिकल डिवाइस खरीदें, वहां पे लिखा होता है प्लस माइनस कितना डेटा में वेरिएशन, आप मान के चलें कि वो आएगा ही आएगा। तो गो टू द शोरूम, बाय अ कार, दे वुड से 24 किलोमीटर्स पर लीटर। आई सीएनजी इंजन है इसका, मतलब पेट्रोल डीजल नहीं है, सीएनजी और आई टाइप कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैंकर बाजी कर दी होगी उन्होंने। और फिर इसके बाद बोल रहे हैं प्लस माइनस 2 किलोमीटर्स, मतलब माइलेज 24 से 26 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो बच्चे को पता है हमने गलती की, मम्मी 3 घंटा मारेंगी, प्लस माइनस 2 घंटा, 3 से 5 भी हो सकता है और 3 से 1 भी हो सकता है। डिग्री ऑफ सिन जो हुआ है उसके बेसिस पे कितनी पड़ सकती है आपको। समझ में आया कि नहीं? बच्चे ने एग्जाम दिया 80 मार्क्स का, उसको पता है लगभग मेरा 70 से 75 आ जाएगा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, चाइल्ड इज वेरी श्योर सेइंग 72 मार्क्स प्लस माइनस 3 मार्क्स। तो 72 का 69 भी हो सकता है और 72 का 75 भी हो सकता है। तो बस यही प्लस माइनस 3 जो है, इसी को आप बोलते हैं डिग्री ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ वेरिएशन। समझ में आया? तो आपकी मम्मी को पता है कि 1 से कम और 6 से ज्यादा चपाती आप नहीं खाएंगे, तो डिग्री ऑफ वेरिएशन क्या है? प्लस माइनस 5। 1 है तो प्लस 5 6 चपाती भी खा सकते हैं, और सब माइनस दूसरे की प्लेट से उठा के भी खा सकते हैं। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, समझ में आ गई बात? चल रही? तो आपका एवरेज कितना सही होगा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल बकवास है, नोट्स में आपको दे दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। गॉट इट क्लियर? तो एवरेज की और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आपको डिस्पर्जन पढ़ना पड़ता है। डेटा कितना वेरी करेगा इसके लिए भी आपको डिस्पर्जन पढ़ना पड़ेगा। आपने बच्चों कोको कोला पी है कभी? कोल्ड ड्रिंक, कोक। वैसे तो बाबा रामदेव जी टॉयलेट वाटर बोलते हैं, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इस बात को। घर में कोलिन खत्म हो जाए तो कोको कोला से कमोड साफ कर दीजिएगा। तो सो कॉल्ड, अब कोको कोला का जो टेस्ट है, पूरे दुनिया की बात तो नहीं कर रहा, बट पूरे इंडिया में पी लीजिए, ये बोलना गलत होगा कि 99.99% इट इज सेम, इट इज प्रैक्टिकली 100% सेम। सर ऐसा कैसे होता है? हर जगह तो वाटर का टेस्ट अलग अलग होगा। दे एड प्रिजर्वेटिव्स जो डिफरेंट टेस्ट ऑफ वाटर को आपके एहसास में लाने नहीं देते। बट अगर कोको कोला कंपनी बोले 90% तक हमारा टेस्ट सेम होगा, 90% तक टेस्ट 100 की जगह, तो इट इज प्लस माइनस व्हाट परसेंटेज? 10%। मैकडोनल्ड्स का बर्गर पूरे इंडिया में कहीं खा लीजिए बच्चों, क्या आपको टेस्ट डिफरेंट लगता है? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर 5% कहीं कहीं ज्यादा अच्छा लगता है, कहीं कहीं कम अच्छा लगता है। तो डिस्पर्जन इज प्लस माइनस 5%, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो अब आप मेरे को ये बात बताएंगे कि अगर 2 क्रिकेटर्स को आईपीएल की आपकी टीम में आपको सेलेक्ट करना है बच्चों, एक क्रिकेटर ऐसा है जिसका वेरिएशन 15% का है, वो एवरेज स्कोर से 15% ज्यादा रन भी स्कोर कर सकता है और 15% कम भी। कौन है सर ये है एपी सफाई। ये कौन है सर? अरे एक प्लेयर है, और एक है एमएस धोनी। कपड़ा धो देंगे तो सफाई हो जाएगी। वैसे भी एमएस धोनी साहब का वेरिएशन प्लस माइनस 2% का है, जो एवरेज इनका चला आ रहा था। आपके मैच में जब ये खेलेंगे आपकी टीम की तरफ से, +2% या -2%। और एपी सफाई साहब का प्लस माइनस 15%। दोनों प्लेयर 1 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, किसको खरीदेंगे आप? धोनी को खरीद लेंगे सर, इसका वेरिएशन कम है, भरोसा ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की लोअर वैल्यू अच्छी होती है कि हायर वैल्यू अच्छी होती है? लोअर वैल्यू। तो क्यों लोग स्पोर्ट्स वेयर जब खरीदते हैं तो प्यूमा, एडिडास ये सब खरीदते हैं, लोकल छाप क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि लोकल छाप में चला तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत बेकार। बट आप डीकैथलॉन ले लीजिए, प्यूमा ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, कालिदास ले लीजिए, नाइकी ले लीजिए, इस पे भरोसा ज्यादा है। भरोसा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनका डिविएशन बहुत कम है, डिस्पर्जन बहुत कम है। समझ में आ गई बात सबको? व्हाई डू वी स्टडी डिस्पर्जन चिल्ड्रन? नहीं समझे? समझ में आ गया?
तो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस है, 15 लोग हैं इस डांस में, 2 अपना अलग ही नाचते रहते हैं, बट बाकी जो 13 है इनका सिंक्रोनाइजेशन आधे % से भी कम की गड़बड़ी लेके आ रहा है, तो किन को किक आउट किया जाए ग्रुप से? वो 2 जो अलग नाच रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आ गया डिस्पर्जन का भाई? पक्का? कंफर्म? चलिए, मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मल्टीपल सीरीज चिल्ड्रन और फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कहां कहां ये काम आता है? स्क्यूनेस, सिमेट्री शब्द याद है आपको? सिमेट्री शब्द याद है, स्क्यूनेस उसी से बना है। और ये सब आप कैलकुलेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्यूनेस भी आपको पढ़ा दूंगा। सर कितना पढ़ लें पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि स्क्यूनेस की जो क्लास होती है वो 5 मिनट की क्लास होती है। कितने मिनट की? 5, क्योंकि उसमें 3 कैलकुलेशन काम आते हैं, मीन, मीडियन मोड, फॉलोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और एक थोड़ा सा डिसाइल परसेंटाइल का कैलकुलेशन है। तो मीन मीडियन मोड आपको आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हम इसमें पढ़ लेंगे, इन सारी वैल्यूज को एक फॉर्मूले में घुसेड़ दो, स्क्यूनेस निकल आता है। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो देयर आर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर एंड अदर इज कॉल्ड एज रिलेटिव मेजर। ये क्या होते हैं सर? पढ़ेंगे अभी आप, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। आप अपनी कॉपी में चिल्ड्रन ये डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, रेंज कैलकुलेट होता है, मीन डिविएशन, और एक ग्राफिकल टेक्निक है लॉरेंस कर्व। देयर आफ्टर वी हैव क्वार्टाइल डिविएशन, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए चैप्टर जाना जाता है, इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। मेहनत स्टैंडर्ड डिविएशन में करनी है, रेंज एकदम आसान है। दुकान पे गए मम्मी के साथ, मम्मी को साड़ी परचेज करनी थी करवा चौथ के लिए, पापा ने कहा था जितने की मर्जी उतने की ले आओ। मम्मी रीच टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर पहली चीज बोलता है, भाभी जी किस रेंज तक की साड़ी दिखा दें? मम्मी ने कहा वो शर्मा जी वाली जो आंटी थी ना, वो 15,000 की खरीदी है, दिखाओ 20,000 से 50,000 के बीच की साड़ी। तो रेंज हो गई 30,000। कितनी हो गई? 20 से 50 का गैप कितना हुआ? ये रेंज होता है। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेंज। स्टैंडर्ड डिविएशन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Thereafter we have what is called as formulas related to relative dispersion. इन सब चीजों का कैलकुलेट होता है यहां पे what is known as children कोएफिशिएंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो आपको बच्चों ज्यादा एफर्ट जो करना है वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में करना है बस। रेंज बड़ा आसान है, मीन डिविएशन कोई टेंशन की बात नहीं, क्वार्टाइल डिविएशन कोई टेंशन की बात नहीं, हार्डवर्क इज टू बी डन इन स्टैंडर्ड डिविएशन। खोपड़े में बात गई। स्टैंडर्ड डिविएशन में लॉग टेबल का इस्तेमाल अगेन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अंडर रूट आता है। और जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ोगे, मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ही पढ़ाऊंगा, पहले रेंज फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर ये बकवास पढ़ते रहेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप पढ़ेंगे चिल्ड्रन, तो आपको लगेगा कोरिलेशन के फॉर्मूले को कैंची से काट दिया गया है। चलिए, तो झटपट ड्रॉ कर लें इसको फास्ट। चलिए बच्चों, तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों रेंज का। 3 तरह की सीरीज तो आपको पता ही होगी चिल्ड्रन बच्चों, 3 तरह की सीरीज तो आपको पता ही होगी। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रेंज Yes, एंड sir. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड द एक्सटेंट ऑफ डेटा दैट आई एम मार्किंग, स्टूडेंट्स आर सपोज टू राइट ओनली दैट। तो आप सबसे पहले रेंज और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे लार्जेस्ट आइटम इन द डेटा माइनस स्मॉलेस्ट आइटम इन द डेटा। आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे होंगे, एक बच्चा सर ऐसा है जिसकी हाइट 6 फुट 9 इंच है, खूब कैल्शियम खिलाया उसकी दादी माँ ने उसको, हड्डी बढ़ बढ़ के सो कॉल्ड इतना लंबा हो गया कि बल्ब फ्यूज होता है तो डायरेक्ट ही लगा लेता है क्लास में। और जो सबसे छोटा था, जिसके कपड़े लिलीपुट से आते थे, वो मान लीजिए 3 फुट 6 इंच का था। तो 6 फुट 5 इंच में 3 फुट 6 इंच माइनस कर दीजिए। आई रिपीट, 6 फुट 5 इंच में 3 फुट 6 इंच माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 2 फुट 2 9 इंच। फुट 9 इंच बचेगा। पक्का? चलिए, नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग तो ऐसे मैथ्स आती नहीं है ना। हाँ हाँ, 6 फीट 5 इंचेस माइनस 3 फीट 6 इंचेस। चलिए भाई, इंच जो होता है ना,
वो 12 का होता है, मतलब फिट जो होता है 12 इंच का होता है। और कुछ लोग ऐसी जब घड़ी का कैलकुलेशन करते हैं तो 60 की जगह 100 कर देते हैं, क्योंकि मैथ में बहुत नंबर ज्यादा आए थे कुछ बच्चों के 10वीं में, तो कॉन्फिडेंस लेवल। तो अब इसको अगर एवरेज मान लिया जाए तो पता लग गया कि सर 25% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, कि अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे 25% बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं और 25% पुअर। बट यहाँ पे तो हमेशा एनालिसिस यही किया गया, पुअर ही कर रहे हैं सर, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन -25 है, प्लस गया ही नहीं कभी। हाँ भाई, कितना आएगा आंसर? 2 फुट 11 इंच। चलिए, 2 फीट 11 इंच, ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड एज रेंज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? रेंज। इसके बाद आप एक रेंज का रिश्ता निकालेंगे और इसे बोलते हैं बच्चों व्हाट? कोएफिशिएंट। अलजेब्रा पढ़ी होगी लोगों ने। अगर मैं अलजेब्रा में 6y लिखूं और पूछूं किसका कोएफिशिएंट क्या है, याद आया ऐसा कुछ? हाँ, y का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। ये पढ़ा होगा आपने मैथ्स में बचपन में। वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट का मतलब द नंबर, द वेरिएबल दैट अकम्पनीज इट। आई रिपीट, दैट अकम्पनीज इट। आपके साथ हमेशा आपका एक दलिद्र दोस्त टंगा रहता है, मेरे यहां ले चलो, मेरे को समोसा खिला दो, वो आपका कोएफिशिएंट है। विक्रम वेताल देखा था ना आपने? विक्रम वेताल, विक्रम कुछ बोलेगा वेताल उड़ जाएगा, तो विक्रम का कोएफिशिएंट क्या था? वेताल था। मैक्सिमम बच्चे आजकल मोबाइल में मरे रहते हैं दिन भर, तो बच्चों का कोएफिशिएंट क्या है? मोबाइल। और मम्मी हमेशा बेलन लेके दौड़ाए रहते हैं, मम्मी कोएफिशिएंट क्या है? बेलन। एकदम आसान तरीका है कोएफिशिएंट समझने का। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन रेशियो ऑफ, सॉरी, अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इसके लिए मैं एक कंटेंट और लिखना चाहूंगा जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे चिल्ड्रन। इट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट? सम। नहीं समझ में आई बात? डिफरेंस डिवाइडेड बाय सम। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एमसीक्यूज में आपको आगे चल के सब बातें पूछी जाएंगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी डिफरेंस अपॉन सम। ऑप्शन सी ईदर ए और बी। तो आप लिखेंगे ईदर ए और बी। और ऑप्शन डी क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? डिफरेंस अपॉन सम। तो डिफरेंस अपॉन सम अगर आप याद रखेंगे तो कभी आपको ये फॉर्मूला सो कॉल्ड रटने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? डिफरेंस अपॉन सम। चलिए, तो सर अगर दूसरी सीरीज आ गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हर सीरीज में लोएस्ट वैल्यू भी होगी और हाईएस्ट भी होगी। समझ में आ गया? तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेंज। और इसके डिफरेंस को सम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। समझ में आ गई? और मन में कभी कभी आता होगा सर ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है? ये सब इस्तेमाल एक्चुअली चिल्ड्रन बहुत बड़ी बड़ी जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं उसमें एक्चुअली यूज होता है। समझ में आ गई बात? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा तो रिसर्च नहीं बता पाऊंगा आपको। एक छोटा सा एग्जांपल है, इंटरनेट की स्पीड पे अगर आपने ध्यान दिया हो, इवनिंग के टाइम पे इंटरनेट की स्पीड कंपैरेटिवली डे टाइम से बेटर होती है, और एकदम रात में इंटरनेट की स्पीड और बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जहां पे आप रहते हैं वहां पे ढेर सारे बिजनेस हाउसेस हैं और रात को सारे बिजनेस हाउसेस बंद रहते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इसलिए यूजर्स कम हो गए तो स्पीड अपने आप बढ़ गई। गर्मी के टाइम पे ज्यादा लाइट जाती है या सर्दी के टाइम पे? गर्मी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो बिजनेसमैन को पता है कि जो इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस कर रहे हैं, रेंज ऑफ सेल कब ज्यादा होगा? समर सीजन में। और कम कब होगा? विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में वो कम स्टॉक रखेंगे और समर सीजन में ज्यादा स्टॉक। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? तो इन सब हाई प्रोफाइल कैलकुलेशंस में ये काम आता है। अगर आपने अभी वो चंद्रयान की लैंडिंग देखी हो, वो तो एक पिक्चर दिखाई गई थी रिसेंटली, और जो कैमरे में तो बस एक डॉट पता लग रहा है। समझ में आ गया? अब उन्होंने एरिया सेलेक्ट किया, ऐसा एरिया जहां पे उबड़ खाबड़ लैंड सबसे कम होगा, वहीं पे लैंडिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो उन्होंने रेंज निकाली, इस एरिया के बीच में टारगेट लैंडिंग करेंगे ताकि डैमेज टू द चंद्रयान और लैंडर कम से कम हो। तो वहां पे ये सब चीजें काम आती है बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो सबको ये समझ में आ गया? बाकी मेरिट्स डीमेरिट्स टाइम पास है, सब पढ़ते रहिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पे चिल्ड्रन, सीधे आते हैं न्यूमेरिकल पे। उलझा सिमसिम कहाँ गया भाई? चलिए, आ रहा है आ रहा है।
बेसिकली नोट्स में आई फ्रेम द नोट्स सेक्शन फर्स्ट। चलो बच्चों, क्वेश्चन मिल गया सबको? क्वेश्चन कॉपीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है 7 बच्चों का। देख के बताइए बच्चों कौन सी सीरीज लग रही है ये, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? इंडिविजुअल। और सेकंड वाले में कौन सी लग रही है? डिस्क्रीट। और थर्ड वाले में कौन सी लग रही है? कंटिन्यूअस। वेरी गुड। नंबर ऑफ शूज जो होगा बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज योर फ्रीक्वेंसी, और साइज क्या होगा? एक्स। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? जो बार बार नो रिपीट सर। होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। और जो बच्चों आपकी ये तीसरी सीरीज है, दैट इज व्हाट? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस। लोएस्ट नंबर कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है चिल्ड्रन? 10। और हाईएस्ट क्या है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल परेशान मत होइए, सबके आंसर सही होंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए बच्चों पहले फ्रेम कर लेते हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है? सबसे छोटा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा चिल्ड्रन? वेरी गुड। आफ्टर दैट 32, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट 39, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, दैट्स इट। आप अगर ना भी लिखते तब भी चल जाता, बट एक्चुअली विजन ठीक हो जाता है, इसलिए मैंने काम कर दिया। डन दिस। हाईएस्ट नंबर क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? और लोएस्ट क्या नजर आ रहा है? 25। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए चिल्ड्रन। व्हाट इज द फॉर्मूला? हाईएस्ट या लार्जेस्ट कुछ भी बोले आप, माइनस स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, ठीक है? तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा था चिल्ड्रन? 48। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 23। समझ में आ गया क्या आ रहा है? चलिए, जो लोग बोल रहे थे आंसर गलत है, समझ में आ गया? गलत है नहीं, गलत था। ओके, चलिए आ गया सबका आंसर? बच्चों आंसर आ गया? चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसी का कोफिशिएंट। व्हाट इज 48 माइनस 25 डिवाइडेड बाय सो कॉल्ड 48 प्लस 25? बताइए चिल्ड्रन। 23 अपॉन 73। 23 अपॉन 73। अब बच्चे कहेंगे सर इसको लॉग से कर ले, तो 0.315। बिल्कुल कर लीजिए लॉग से, बट इतना आसान है, जल्दी हो जाएगा। हाँ कृपया करके 3 मत काट दीजिएगा। सर 100/10 में 0 0 काटते थे, वो कॉमन फैक्टर डिवाइजर था इसलिए कट जाता है। समझ में आ गया? ये आपस में कटे पिटेगा बिल्कुल नहीं, कुछ तोता छाप होते हैं। सर 0 0 कटा, 3 कट गया, सब कट गया, फिर आपके नंबर भी कट गए। चलिए इट इज 23 डिवाइडेड बाय 73 0.315। 315। चलिए बच्चों, तो 0.315 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है। आपको लोएस्ट जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? नंबर 6, ऑब्वियस सी बात है। और हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है? 13। कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों? पक्का? चलिए रेंज भी निकालिए, कोएफिशिएंट भी निकालिए। ये बात क्लियर हो गई, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए डू इट फास्ट। चलिए बच्चों लेट्स डू इट। सो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 13 माइनस 6 आ जाएगा आंसर 7। देन चिल्ड्रन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम? इट इज 13 माइनस 6 अपॉन 13 प्लस 6। तो चिल्ड्रन इट इज 7 अपॉन 19. Get the answer. What is 7 by 19 children? 0.368। हाँ 0.368 आ रहा है, तो इट इज 0.37। लॉग से भी कर सकते थे, log 7 माइनस log 19। समझ में आ गया? बट इतना एक्सप्लॉइट मत करिए, लॉग आ गया तो एकदम नखरे हो गए आपके, अब तो सीधा करेंगे ही नहीं हम। आ गया भाई आंसर? चलिए फिफ्थ वाला भी हो गया। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, क्या है लार्जेस्ट नंबर चिल्ड्रन? 60। और स्मॉलेस्ट क्या है? 10। 60 और 10 का डिफरेंस। चलिए और वो निकाल लेते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
इट इज 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, तो ये हो गया 50 चिल्ड्रन और ये हो गया। अब लोग कहेंगे सर आप बड़े ऐसे टाइप के, अपनी मर्जी होती काट देते हैं, हमको कह रहे मत काटना। 0.714. 714 आ रहा है, अच्छा चलिए 5/7, 71428, चलिए ठीक है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन दिस, समझ में आ गया बच्चों? पक्का कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है बच्चों? Yes, sir. नंबर 6 नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने थे क्लास 11th एग्जाम में। अब ये जो सीरीज है जरा ध्यान दीजिएगा, 5-9 फिर 10-14 हो गया, तो कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव, हो जाएगा? चलिए तो पहले कन्वर्ट करिए और तब कैलकुलेट करिए, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। चलिए तो ये होगा चिल्ड्रन 4.5 से 9.5, देन 9.5 से 14.5, देन 14.5 से 19.5, देन 19.5 से 24.5, देन 24.5 से 29.5, देन 29.5 से 34.5। तो ये हो गया हाईएस्ट नंबर और ये हो गया लोएस्ट नंबर। आज इंपॉर्टेंस समझ में आया कन्वर्जन का? नींद पे तो कोई असर नहीं पड़ता था, आंसर आ जाता था, बट यहाँ पे आंसर नहीं आएगा और कोफिशिएंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इट इज 34.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन 34.5 प्लस 4.5, गेट मी द आंसर। न्यूमरेटर क्या होगा? 30, चलिए 30/39। अब 3 3 ना काट दीजिएगा। 0.769. हाँ 0.769। People understood this? People understood this? Yes, sir. Yes, sir. चलिए डू इट क्विकली। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, और ये सब लोग समझ गए रेंज क्या होता है चलन? चलिए लगे हाथ। क्वार्टाइल अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए क्वार्टाइल डिविएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको निपटा दिया जाए। चलिए तो बच्चों आप अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। आई रिपीट, द नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड डिविएशन। एक हलवाई मान के चलता है कि अगर उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड कुक करने के लिए रॉ मटेरियल तैयार किया है तो कितना ज्यादा या कम आउटपुट हो सकता है। तो अगर हलवाई ये सोच रहा है कि भाई मैंने 200 डोसास बनाने के लिए प्लेटर रेडी किया है ±5%, मतलब 200 की जगह आई कैन सर्व 210 ऑल्सो एंड आई कैन सर्व 190 ऑल्सो। अब ये बिजनेसमैन है तो ये मान के चलेगा कि भाई 190 डोसाज ही मैं बेच पाऊंगा, एक डोसा बिकेगा 100 रुपीज में, तो व्हाट इज 119 200 चलन? 1900। वेरी गुड। चाइनीज मैथमेटिक्स के हिसाब से 1900 आएगा, बट जिन्होंने ठीक से गणित पढ़ी है उनके हिसाब से 19,000 आएगा। और जो रॉ मटेरियल वगैरह की मेरी टोटल कॉस्ट है दैट वुड बी अराउंड 6,000 रुपी ओनली। तो 6,000 रुपए का रॉ मटेरियल 19,000 का रेवेन्यू देकर जाएगा, तो माय प्रॉफिट वुड बी हाउ मच? 13,000. 13,000 रुपी। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो कभी अगर आपने घर में मम्मी को चाय बनाते हुए देखा हो या आपने चाय बनाई हो चिल्ड्रन, तो मेनी टाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, सोचा था 4 कप चाय बनेगी बट चौथे कप में थोड़ी सी कम बनी है। या कभी कभी आपने सोचा था 5 गेस्ट आए, 5 कप चाय बनानी, थोड़ी सी ज्यादा बन गई। कहां पे प्रॉब्लम थी? स्टैंडर्ड डिविएशन के एस्टिमेशन पे। समझ में आ गया? बट अगर हमेशा आपसे ऐसा होता है जितनी चाय आप सोचते हैं या तो आधा कप ज्यादा बनती है या तो आधा कप कम, ये हमेशा होता है। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब इतना डिविएशन तो आएगा ही आएगा। दवाई बनती है, वैक्सीन बनती है, तो मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सर मैं तो ऐसी वैक्सीन लगवाऊंगा जिसका एफिकेसी लेवल 98% हो, तो फिर स्वर्ग में चले जाओ, वहीं मिलेगी ऐसी दवाई। WHO तो 60 और 65% पे झंडी दे देता है हरी वाली कि भाई हाँ ठीक है ये वैक्सीन आप टेस्ट कर सकते हैं। तो जब ये वैक्सीन बनती हैं
तो भाई टेस्टिंग एंड ट्रायल फेज पे हो सकता है 1000 लोगों पे टेस्ट किया, एफिकेसी लेवल इज 98%। अगले 1000 के लॉट पे टेस्ट किया, एफिकेसी लेवल 5%। तीसरे 1000 के लॉट पे टेस्ट क्या हो सकता है, 70%। तो एवरेज एफिशिएंसी एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन 64% आई। WHO कह रहा है जल्दी ठोक दो सबको मेडिसिन, तो और मर जाएंगे। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो इतना परसेंटेज एफिशिएंसी रखती है, 5-10% ज्यादा भी हो सकता है और 5-10% कम भी। तो ये इनको WHO को बताना पड़ता है, तब वो सो कॉल्ड आपको ग्रीन सिग्नल देंगे, यू कैन लॉन्च योर मेडिसिन वैक्सीन और नॉट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? कंफर्म? ये बिल्कुल मत सोचिए ये डिफरेंस वगैरह क्या है मीन में और स्टैंडर्ड में, ये जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ बच्चों ये झटपट स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन की। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। पूरी डेफिनेशन से के ऊपर जुड़ चुकी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक न्यूमेरिकल आप करेंगे झटपट पता लग जाएगा। जैसा काम आपने कोरिलेशन में किया था, यू टुक वन अज्यूम्ड मीन, वही काम करना है। फिर वहां से आपको डिफरेंसेस लेने हैं, उन डिफरेंसेस को आप क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, डिविएशन। फिर उन डिविएशंस का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। यहां तक की कहानी क्लियर है? और फिर वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला याद होगा, कुछ वैसा ही है। तो जस्ट राइट दिस डेफिनेशन, बहुत मजेदार डेफिनेशन है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। इट सेज स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट, आई रिपीट स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट। और क्या लिखा है सर, इसका क्या मतलब है? वो डिविएशन बच्चों प्लस में भी आता था और माइनस में भी आता था ना, बट डिविएशन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट आपने जब कोरिलेशन निकाला तो जो डिविएशन माइनस में आ रहा था आपने माइनस लिया, जो प्लस में आ रहा था वो प्लस लिया। यहां स्टोरी में डिफरेंस है। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो अगेन यहां पे भी दो तरीके होंगे, पहले आप एक्चुअल मीन निकाल लीजिए, फिर उस मीन से डिफरेंसेस निकालिए। बट मीन कोई मेरा या आपका रिश्तेदार तो नहीं है जो होल नंबर में आएगा, इट कैन बी अ डेसिमल नंबर। तो बच्चों जब मीन डेसिमल में आ रहा है तो उसका डिविएशन भी डेसिमल में आएगा और आपकी बैंड बच जाएगी। फिर समझ में आ गया? दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड एवरी टाइम कि जब भी आप डिविएशन के लिए मीन लें, ऑलवेज गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन, अज्यूम्ड मीन। समझ में आ गया? तो हमेशा न्यूमेरिकल को शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करिएगा, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? And exam will never ask you calculate so and so using this method. You are free at your choice कि आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है फ्रॉम एक्चुअल मीन या शॉर्टकट मेथड यूज करना है फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ये लॉजिक समझ में आ गया ना, क्यों अज्यूम मीन यूज करते हैं? क्योंकि अगर एक्चुअल मीन डेसिमल में आ गया तो डिविएशन भी किस में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो चलिए, सबने डेफिनेशन कॉपी कर लिया भाई, कोई बचा तो नहीं? चलो सो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, आई रिपीट इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। मिल गया सबको? शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं सीधे फॉर्मूले पे फोकस करूंगा और फॉर्मूले से आपको चीजें समझाऊंगा। सबसे पहली बात, हाउ टू रिप्रेजेंट योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ना आधा कटा हुआ है, आई रिपीट ना आधा कटा हुआ है, ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कटा हुआ ना। लॉजिक क्लियर? स्क्वायर रूट क्यों आया ये डेफिनेशन में आपने लिखा था अगर आपको याद हो तो, thereafter it is summation d square upon what, n minus summation d upon n का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, तो आप बोलेंगे सर कोरिलेशन का फॉर्मूला तो बड़ा आसान था, और फॉर्मूला कुछ ऐसा था, n summation into dx summation dy dx dy minus summation माइनस dx into summation dy. वेरी गुड उज्जवल जी।
समेशन dx इंटू dy अपॉन क्या लिख रहे थे हम लोग? अंडर n रूट एन इंटू समेशन डी dx एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया पक्का? अब थोड़ा सा कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिए। समेशन डी एग्जैक्टली यही चीज है चिल्ड्रन। वहां पे डी एक्स लिखा था, यहाँ पे डी लिखिए, डी एक्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आफ्टर ये जो स्क्वायर है ये यहां पे है। जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, यहां पे n से मल्टीप्लाई किया था और यहां पे डिवाइड कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अल्टीमेटली एग्जैक्टली सेम। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन गिवन डेटा में से किसी भी एक को क्या मान लेना है? अज्यूम मीन। चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जो डेटा दिया उसके अंदर से ही मानिएगा, ताकि एक वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो। नहीं सर हमको ज्यादा आता, हम बाहर से लेंगे। बाहर से लेंगे तो बाकी बच्चे एग्जाम खत्म होने के बाहर चले जाएंगे, आप आंसर निकालते रह जाएंगे। ओके, तो डोंट बिकम अ चौधरी। अज्यूम्ड मीन से आप गिवन सीरीज के आइटम्स का डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डी या डीएक्स। क्या बोलेंगे? डी या डीएक्स। फिर उन सब का क्या कर देंगे चिल्ड्रन? आप स्क्वायर कर देंगे, बस काम खत्म। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, तो सबने शॉर्टकट मेथड लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप लिख लें कॉपी में। टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन, फाइंड आउट द डिविएशंस, और उसके बाद डिविएशंस का टोटल करके समेशन मिल जाएगा। एंड देन आप इन डिविएशंस का क्या करेंगे चिल्ड्रन? स्क्वायर कर देंगे। ये क्वेश्चन तो नहीं है सर रेक्टेंगल नहीं कर सकते, सर ट्रायंगल नहीं कर सकते, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि इन बातों का जवाब दे पाऊं। ओके, और उसके बाद इन वैल्यूज को कहां पे पुट कर देना है? फॉर्मूले में। एकदम आसान है। और जब बच्चों आपको मिलेगी ना वो दूसरी वाली सीरीज, कौन सी होती थी? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। उसमें अलग से कौन सा चिंपैंजी आता था? यहां पे एफ डी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे एफ डी का होल स्क्वायर। अपॉन एन की जगह क्या लगा देंगे? सिंपल एज दैट, डी के पहले भी एफ और एन की जगह पे एफ। तो आपका शॉर्टकट मेथड ऐसे ही डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में चल जाएगा। तो अब समझ में आ गया आपको कोरिलेशन क्यों पहले पढ़ाया गया था। तो कोरिलेशन आप पहले पढ़ते हैं तो भी ये समझ में आता है, इसको पहले पढ़ते हैं तो कोरिलेशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर ऑफ डिविएशन किया जाता है। वहां पे दो सीरीज एक साथ चलती थी, यहां पे एक चलेगी। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? हमारी ट्यूबलाइट की एवरेज लाइफ जो है प्लस माइनस कितने परसेंट वो जलेगी, इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। हमारे ट्यूबलाइट और बल्ब के बिजनेस में सेल्स में और प्रॉफिट में कितना रिलेशनशिप है, दैट इज कोरिलेशन। तो दो चीजों का स्टैंडर्ड डिविएशन एक साथ निकाल के उनको कंपेयर कर दो, कोरिलेशन बन जाता है। आप ये बोल सकते हैं। तो एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन आप सीख लीजिए, फिर कोरिलेशन के जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले हम छोड़ के आए थे, मैंने लेक्चर पे आपको दिखाया भी था स्क्रीन पे, समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, वो डिट्टो यही था। तो बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? पापा का बर्थडे स्टैंडर्ड डिविएशन, मम्मी का बर्थडे स्टैंडर्ड डिविएशन, मैरिज एनिवर्सरी कोरिलेशन। नहीं समझे? दोनों को विशेष मिलते हैं ना, अमृत आपको मिलता है। चलिए भाई, डन दिस, झटपट लिखने स्टेप्स। सो पीपल अंडरस्टूड द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे आप सो कॉल्ड लिख भी लीजिए। क्या हो गया भाई इसको, ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, देयर इज सम ग्लिच, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। सो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस। पहले इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस करेंगे। फॉर्मूले में क्या चेंज है मैंने आपको बता दिया है, बट अभी लिख भी लेंगे, नॉट टू वरी। आपको स्क्रीन पे चिल्ड्रन नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। मैक्सिमम बच्चों की एज भी 16 ईयर्स है, तो इसलिए क्वेश्चन भी 16 है। मिल गया सबको? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी इज सपोज टू प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को झटपट कॉपी कर लें चिल्ड्रन, वेरी क्विकली।
वेरी क्विकली। और फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आधा ना इक्वल्स टू चलिए बच्चों, इट वाज समेशन डी स्क्वायर और यहाँ पे था समेशन डी अपॉन एन का व्हाट, होल स्क्वायर। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया। चलिए डू इट झटपट फास्ट। कॉलम बना लीजिए आप, एक एक्स का कॉलम बनेगा बच्चों, एक डी का कॉलम बनेगा और एक डी स्क्वायर। वैल्यूज को आप अगर लिखें सीक्वेंस में तो आपके लिए अच्छा होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 8 चिल्ड्रन, 8 के बाद अच्छा 5 भी है क्या, ओ 5 नजर नहीं आया। चलिए 5 है, देयर आफ्टर 8, देन 10, देन 11, देन 12, देन 15, देन 15 के बाद 19 है, उसके बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स आर देयर। चलो चलिए, तो किसी एक को मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन, 11 को मान लिया जाए बच्चों, और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा a इक्वल्स टू 11 ताकि आपको याद रहे। डिविएशन कैलकुलेट हो 8 2 जाए, times. 8 इज ट्वाइस। अच्छा Yes. लिख देते हैं 8 को 2 बार भाई, 8 को चलिए 2 बार लिख देते हैं, नॉट एन इशू। लेट्स पुट 8 ट्वाइस। चलो भाई 8 2 बार हो गया। चलिए तो 5 हो गया, 8 वॉज ट्वाइस। चलिए बस बाकी तो सब एक एक बार है ना। 9 देन 10, 9 हो गया फिर 10 हो गया, पुरानी देसी टेक्निक ही ठीक रहती थी अपने टाइम। 11 हो गया, 12 हो गया, देन चिल्ड्रन 15 19 एंड 23। चलिए किस्मत अच्छी थी कि 10 आइटम्स हैं तो n की वैल्यू 10 है, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा स्क्वायर वगैरह करना। तो अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, चलिए 10। अब फिर तो a इक्वल्स टू 10, तो सब लोग डिविएशंस निकाल के उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए झटपट इतना काम करिए फास्ट। चलिए बच्चों, सो यहाँ पे डिविएशन आएगा, इट इज हाउ मच, 5 लिखें कि -5 लिखें? हाँ नहीं नहीं करना स्क्वायर है, बट डी भी तो यहाँ पे काम आएगा। तो डी को स्क्वायर करेगा तो डी की वैल्यू यहाँ पे भी तो डी चाहिए आपको, तो ये डिविएशन माइनस में होगा प्लस में होगा? आंसर आंसर आंसर। Minus. चलिए उज्जवल जी माइनस लिया था प्लस लिया था इसको? सर मैंने अज्यूम इन 5 लिया था। अच्छा आपने 5 लिया था, चलिए कोई बात नहीं। तो बाद में जो डिविएशंस कैलकुलेट किए थे इसमें प्लस माइनस कंसिडर किया था कि सबको प्लस मान लिया था? यस सर, सब प्लस माइनस कंसिडर किया था। चलिए अब ये आ जाएगा चिल्ड्रन, प्लस सॉरी -2, अगेन -2, -1, 0 0 बन गया हीरो, +1, +2, +5, +9 एंड +13। अब मैं आपको बताऊं कि आप हमेशा जो भी वैल्यू अज्यूम्ड मीन की लें चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द हायर नंबर लिया करिए, टुवर्ड्स द हायर, क्योंकि अगर हम 12 या 15 लेते तो और एडवांटेज होता हमको, हमारे स्क्वायर्स और इजी कैलकुलेट हो जाते हैं। अब 13 का स्क्वायर में एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बट अगर 15 ले लेते तो डिविएशन 8 आता, 8 का स्क्वायर 64 करना आसान है। चलिए 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 00, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, दिस इज 25, 81 एंड 169। चलिए झटपट फॉर्मूले में वैल्यू फिट करिए। चलिए सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज चिल्ड्रन, लेट्स पुट इन द वैल्यूज। डी स्क्वायर का टोटल क्या आ रहा है बच्चों? 300, इज इट 314 कमिंग फॉर ऑल? चलिए और कितना आ रहा है डी का टोटल चिल्ड्रन? 20। चलो भाई तो अंडर रूट आ जाएगा 31.4 माइनस 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करने से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 4 हो गया चिल्ड्रन, अंडर रूट 27.4।
अब आ जाते हैं अपनी टेक्निक पे, और टेक्निक क्या है चिल्ड्रन? यूजिंग लॉग। अब सर यहाँ पे कैसे यूज होगा? ये तो आसान है, क्योंकि अंडर रूट है तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, क्या यूज करना है? 1/2 log 27.4। प्लीज टेल मी चिल्ड्रन कि ये 27.4 में कितने डिजिट्स डेसिमल के लेफ्ट में नजर आ रहे हैं आपको? 2 डिजिट। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे? 1 पॉइंट। लॉग टेबल में देखिए 27 कॉलम में फोर्थ रो की वैल्यू क्या थी, या 27 जहां पे डिजिट फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा, फोर्थ कॉलम 7, 8 हाउ मच क्या है? कुछ भी नहीं है। लॉग टेबल में देख के बताइए वैल्यू। 4378 4378। देखो अगर मैं स्विच करूंगा तो ये डेटा उड़ जाएगा, इसलिए मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन। चलिए भाई 1.4378 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 0.7189। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती? कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा ये वैल्यू बड़ी ही होगी इस वैल्यू से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वो नेगेटिव वाला प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, कोरिलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम फंसेगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। अब 0.17 वाले कॉलम में 8th रो में वैल्यू देखिए, 9th मीन डिफरेंस कितना है बताइए चिल्ड्रन? बताइए व्हाट इज द वैल्यू कमिंग? 0.71। एंटी लॉग में देखिए 8th रो में वैल्यू क्या थी और 9th मीन डिफरेंस क्या है? 8th रो की वैल्यू बताएं 0.71 में। सर टोटल उसका आ रहा है 5235 5235। वेरी गुड। अब लोग झटपट एक जवाब दे दें। डेसिमल के पहले लेफ्ट में डिजिट क्या है चिल्ड्रन? 0। जब नोटेशन लगाया था तो एक माइनस किया था चिल्ड्रन, 27 में एक माइनस कर दिया, 2 डिजिट में तो 1 आया। तो अब यहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा। व्हाट इज 0 + 1? 1। तो 1 डेसिमल प्लेस आप आगे चले जाएंगे और आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन यहां पे आ गई 5.235। यहां पे भी ऑथर ने जो आंसर लिखा हो कितना लिखा? 5.23। समझ में आ गया कितना भयंकर कैलकुलेशन है लॉगरिथम? नियरेस्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड फर्जी सिखाया गया था, अगर बचपन में लॉग ही सिखा देते तो शायद तरक्की ज्यादा हो जाती। खैर एजुकेशन सिस्टम में कुछ बोल नहीं सकते। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? तो चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको फर्दर सिखा दूंगा। डिफरेंट सीरीज में फॉर्मूला बस इतना चेंज होगा चिल्ड्रन। इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर इट वुड बी FD², और D होल स्क्वायर की जगह FD का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? एंड दिस N विल बिकम F। वो तो खैर फ्रीक्वेंसी रहता है, ये सबको पता है। ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन स्टैटिस्टिक्स।